शिवपाल यादव, अनुभवी नेता, मायावती, आज के दौर की बाहर की नेता, चंद्रशेखर, एक संघर्षशील साथी, माता प्रसाद पांडे, एक अनुभवी नेता, योगी आदित्यनाथ, परशुराम के शिष्य के रूप में उनकी पहचान, अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर सोनीलाल की विरासत को लड़ने वाली नेता, आशीष पटेल, विरासत की संपत्ति, राम गोपाल यादव, बेस्ट लीडर, राजा भैया, मैच्योर लीडर। 2027 विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2024 लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी। प्रज्ञा मिश्रा, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट और इस पत्रकारिता की नई उम्मीद। क्या देख रहे हैं अभी से 2027 में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मैं ये सुनाऊंगी आप एकदम। तो अभी विधानसभा करवाया में था। अखिलेश यादव की कमी महसूस होती है। हमने सुना है कि राजा भैया बहुत बाहुबली टाइप के नेता है, ऐसा है क्या? वहाँ पर कोई बाहुबली नेता नहीं है। हम सुने कि दूसरा, 2024 में मौर्य- राजा भैया ने समाजवादी पार्टी की मदद की थी, सही सुने हैं क्या? अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप तो साथ में पार्टी में रहे हैं। दोनों में से समझदार, सबसे समझदार नेता आपको कौन लगता है? दोनों लोग एक जैसे हैं, अच्छा, इसका मुखौटे अलग होते हैं। अपर्णा यादव भाजपा में चली गई, क्या लगता है उन्हें वापस आना चाहिए? कुंभ में जो हुआ, सरकार ने लाशें छिपा ली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद और बहन जी में आपको क्या लगता है कि कौन दलितों का बड़ा नेता आज की तारीख में दिख रहा है आपको? अखिलेश यादव को अगर आप कोई सुझाव देना चाहे तो क्या सुझाव देंगे? चलिए छोड़िए। नहीं, हम नमस्कार। समाजवादी पार्टी नए साँचे में ढल रही है, विधानसभा में बिना अखिलेश यादव के चल रही है, नए नए लोगों को मौका मिल रहा है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मुख्य सचेतक और 2 बार भाजपा के गठबंधन के साथ विधायक रहे, आज हमारे साथ राकेश वर्मा जी उर्फ RK वर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, बहुत सुना आपके बारे में, आज मुलाकात हो गई। मुलाकात होना सौभाग्य की बात है और मुलाकात हो गई तो बात भी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, जी। डॉक्टर RK वर्मा जी। किस चीज के डॉक्टर है आप? मैं फिजिशियन हूँ और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc किया था और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगेरी हरिद्वार से मैंने BMS किया था, जो हेमोतोई नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का था। आज वो उत्तराखंड विश्वविद्यालय बन गया है। वहीं से मैंने PG डिप्लोमा किया था और उसके बाद मैंने थोड़े दिन राजकीय सेवाएं देने के बाद भी जो है अपना अस्पताल चला करके मैंने राजनीति में कदम रखा। क्या बात है। तो मतलब मीठी मीठी गोलियां भी देते हैं आप, मतलब सीधा अनुप्रिया पटेल और भाजपा का साथ छोड़कर अखिलेश यादव की आंखों के तारे बन गए। एक्चुअली मैंने शुरुआत जो है वो डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के साथ करी थी और छात्र जीवन से मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी, लेकिन मैं एक बेहद गरीब परिवार से, मेरे पिताजी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक। अच्छा। और एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पास आपको पढ़ाने के अलावा कोई पैसा नहीं हो सकता, आपको यहाँ तक कि पॉकेट मनी भी नहीं हो सकती थी। तो मैं चंदे के पैसे पर चुनाव नहीं लड़ सकता था, मैंने तैयारी करके छोड़ दिया। फिर सोचा कि जब कभी मेरे पास जेब में पैसे आएंगे तब राजनीति करूंगा। और उसके क्रम में फिर मैंने जब अपना मेडिकल का अपना अस्पताल मैंने डेवलप किया, उसके बाद फिर राजनीति में कदम रखा और पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर तब डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का साथ भी मैंने जो है 2007 तक निभाया था। उसके बाद कुछ वैचारिक मतभेद से जो है हमने छोड़ दिया था। और वैचारिक मतभेद मतलब? हाँ जी, कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ चुनाव को लेकर के, प्रतापगढ़ के चुनाव को लेकर के तो मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद फिर जो है वो रहे नहीं और फिर रहे नहीं तो निश्चित रूप से फिर मैं BSP में जा कर के, BSP से मुझे लोकसभा का टिकट हुआ था। बहन मायावती जी ने दिया था, लेकिन वहाँ के बारे में जानते हैं कि मैं स्वयं मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अच्छा। ना कोई बहुत बड़ा व्यवसाय था कि वो सारी अपेक्षाएं पूरी कर सकता जो वहाँ पर बार बार होती हैं। तो अंत में मेरा टिकट काट दिया था, तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अपना दल का फिर मुझे सपोर्ट मिला। बिना सिंबल के चुनाव मैंने उसको पहला चुनाव जीता था, फिर अपना दल के सिंबल पर मैं दूसरा चुनाव जीता और मेरा मतभेद
फिर खुलकर 2016 बताइए, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आप अपना दल और भाजपा का साथ छोड़ करके आपको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं हैं, आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई? देखिए, सच बात यह है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। आज हो सकता है कि उसको अपना दल सोनेलाल अडॉप्ट कर रहा हो। मैंने जो है छोड़ने के पीछे जो है 2016 से मेरा थोड़ा सा मनभेद शुरू हुआ था। चूँकि मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, तो पंचायत के चुनाव से बातें आई थी कि हम अभी पंचायत के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। हमारा एक ही वार्ड में एक से ज़्यादा कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं और हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, हमारा कार्यकर्ता टूटेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के और बहुत सारे अब उसको चर्चा करने से मैंने अमूमन लोग पार्टी छोड़ते हैं, पद छोड़ते हैं तो मीडिया बुलाते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन मैंने पहले दिन मीटिंग में कहा कि आज ये मेरा अंतिम दिन है और आज से मैं जुदा होता हूँ। और मैंने अकेले काम किया 2017 से लेकर के 2022 तक। मैं ना तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता मैंने ली और मैंने वहाँ पर पद छोड़ दिया था और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने जनता के प्रति मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर मुझे बहुत किया कि आइए हम लड़ाते हैं आपको, नो डाउट। अंतिम समय तक इसलिए नहीं माना कि जो पहले बात आई, आपने कहा कि दोनों पार्टियों के विचारधारा में बहुत अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी और हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा वाले, वो कबीरावादी वाले थे, गठबंधन तो था भाजपा थी, लेकिन वो हमारे दिल में नहीं जा सकती थी। तो बातें वो आई जाती हैं कि हमें झूठा भाषण करना पड़े, जैसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जबान का भाषण नहीं, भाषण तो दिल का करना चाहिए। तो इसलिए मैंने चुना कि मुझे समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है मुझे सीट बदल करके लड़ाया। वो सीट कहीं किन्हीं परिस्थितियों में दूसरे को दे दी गई थी, तो मुझे दूसरी सीट पर लड़ाया और जनता ने मुझे वहाँ से चुन करके भेजा। आप समाजवादी पार्टी से मुख्य सचेतक हैं, तो ये उप मुख्य सचेतक का क्या काम होता है? उप मुख्य सचेतक का दायित्व ये होता है कि जब विधानसभा की कार्रवाई जब चलती है, उपवेशन बुलाया जाता है, तो उस कार्रवाई को संचालित करने के लिए व्हिप, जैसे व्हिप जो जारी होता है, तो ये पद जो होता है डिप्टी चीफ व्हिप, इसको बोलते हैं उप मुख्य सचेतक। तो वो कार्रवाई में कौन से विषय लाने हैं, कौन से अपने पार्टी के विधायक हैं, किस मुद्दों पर उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हो सकता है, किस क्षेत्र की समस्या है, कहीं गन्ने की समस्या है तो कहीं आलू की समस्या है, कहीं धान की समस्या है, कहीं बाढ़ की समस्या है, कहीं सूखे की समस्या है। तो उस क्षेत्र की समस्या को ला करके उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र के विधायक के माध्यम से सदन में उसको प्रस्तुत किया जाए तो ये बेहतर होता है। ये सारे काम जो है मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक मिलकर के करते हैं। और सभी विधायकों को, चूँकि पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार होती है जिसमें सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं जिनकी उम्र 80 के पार होती है, और ऐसे भी बहुत सारे विधायक होते हैं जो 25 के पार हैं। तो सबके बीच में सामंजस्य बनाना और उसको एक परिवार की शक्ल देना, सबको अवसर देना, सबको सम्मान देना, ये सब हम लोग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि समाजवादी पार्टी में जब आप आए तो आपको लेकर के कौन आया, या फिर ये आपका स्वतः मन किया कि मुझे समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना चाहिए? तो उधर से इधर का जो सफ़र है वो थोड़ा बताइए कि कैसा रहा आपका? एक्चुअली जब कोविड का पीरियड चल रहा था, तो कोविड के समय में आप सबको पता है कि हम सब लोगों ने अपनी निधि को सरकार को दान किया था। हाँ। कि कोविड के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट की ज़रूरत होगी या और कोविड पेशेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, हम सब लोग अपनी निधि देते हैं और सरकार ने मांगा था और दिया था। और उसके बाद जब कोविड काल में जो कुप्रबंधन हुआ, जो उसमें डर पैदा किया गया और ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज रही कि हम लोगों को महसूस हुआ कि हमारा जो पैसा लगा था वो पैसा कहाँ गया। अगर एक विधानसभा से हमने अगर 2 करोड़ रुपया ही दिया तो 2 करोड़ रुपए का कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कम से कम उस जनप्रतिनिधि के जनपद में तो बनना चाहिए। कोई ऑक्सीजन प्लांट लगता नहीं, लेकिन कहीं कुछ नहीं लगा। तो उस समय मैंने सरकार के खिलाफ बयान दिया कि मैंने जीवन में पहली बार
कोविड के नाम पर सरकारी तंत्र की इतनी लूट देखी। इस बात से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जो सच था मैंने वो कहा, और बारंबार मैं कह रहा हूँ, मैंने लोगों को तड़पते देखा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते देखा, और फियर इस कदर फैलाया गया, डर फैलाया गया कि डॉक्टर ने मरीज को हाथ नहीं लगाया, कितने परिवार वालों ने अपने परिजनों की लाशों को हाथ नहीं लगाया और बीमार की अवस्था में उनको छूने से मना कर दिया। तो इस तरीके का ये प्रबंधन नहीं है, ये गाइडलाइन गलत है। और उसके नाम पर कितना लोगों ने व्यापार किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी उपयोगिता अभी तक क्या भारत सरकार की कोई एक्सपर्ट टीम, रिसर्च टीम ने नहीं बताया होगा कि उस रेमडेसिविर इंजेक्शन का रोल कोविड के पेशेंट पर क्या रहा है। वो 3,000 का इंजेक्शन, 2,000 का इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। तो मैंने उस समय सवाल उठाए थे, और उसके बाद ये जानकारी जैसे हुई थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलवाया था। अच्छा। मैंने शिष्टाचार भेंट करी तो मुझे लगा, उसके पहले भी एक दो बार स्वाभाविक सी बात है, जब वो 2012 की सरकार में जब मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे थे, तब भी मैं विधायक था और मैं उनके पास जाता था और अच्छा। स्नेह मिलता था और काम भी मैंने तो अभी विधानसभा करवाया में था। अखिलेश यादव की कमी महसूस होती है? नो डाउट कमी महसूस होती है, कमी महसूस होती है। अच्छा, अपने घर के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में। मेरे पिताजी शिक्षक, मेरी माताजी शुद्ध रूप से गृहिणी, और मेरी पत्नी जिनका देहांत 2015 में हो गया था। मेरे बच्चे नहीं थे। IVF में जो है वो एक हाइपर स्टिमुलस सिंड्रोम होता है, तो उसके रिएक्शन की वजह से जो है इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। और हालांकि उसके बाद फिर मैंने अभी थोड़े दिन पहले सेकंड मैरिज की, और बच्चे मेरे नहीं हैं। मैंने तब से प्रण लिया था कि बच्चे, अब मेरे जो छोटे भाई के बच्चे हैं वो बच्चे ही मेरे होंगे। 3 मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। छोटा भाई, उनकी पत्नी है और 3 छोटे बच्चे उनके। यही मेरी फैमिली है। और मेरी सेकंड वाइफ जो मैंने अभी जो सेकंड मैरिज की है, गीता। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। तो ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज। लव मैरिज थी। कैसे, कुछ बताइए अपने प्यार की कहानी। बस ऐसे ही। अब ऐसे ही मेरी वाइफ के देहांत हुए, काफ़ी वक्त गुजर गया था, और उसके बाद फिर जो है लोगों को अपने मन की बात को शेयर करने वाला कोई ना कोई चाहिए। आदमी अकेलापन महसूस करता है, तो इन्हीं सब के क्रम में जो है। और बाकी चूँकि हम लोग इस उम्र में आ चुके थे, 50 पार हो चुके, तो मतलब वो बातें तो नहीं हो सकती जैसे व्यक्ति यंग स्टेज में छात्र जीवन में बात कर रहे हैं तो घंटों चल रही है, 24 वो घंटे। अब इस प्रोफेशनल लाइफ में तो ये संभव नहीं हो पाता। हम लोग खुद इतना, हाँ, अंडरस्टैंडिंग मैच हो गई, इतना बिजी लाइफ की भाई आज बात कर लिया, फिर जो है 3 दिन के बाद लौट। तो आगे भविष्य में अपनी पत्नी को राजनीति में लाएंगे? अभी तो फिलहाल मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के जो आरोप लगाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं, और केवल बदनाम करने की नीयत से लगाते हैं। क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोग क्या राजनीति में नहीं हैं? जुडिशरी में सारे के सारे लोग जो है कॉलेजियम सिस्टम से परिवार के ही जज बनते हैं, वहाँ पर कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर एक पॉलिटिकल फैमिली है और पॉलिटिकल फैमिली में नीचे की जनरेशन भी वही काम कर रही है, तो अगर वो पॉलिटिक्स में आ गई तो इसमें कौन सा गुनाह है? अगर एक IAS है और IAS ने उसको वैसे संस्कार दिए कि उसका बेटा भी IAS हो गया, तो ये कोई परिवारवाद नहीं है। आज तो देखिए, परिवारवाद की बात अब मैं खारिज इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर जनता हर 5 वर्ष पर आपकी परीक्षा लेती है। परिवारवाद वो होता है कि मैं कोई विरासत दे करके जा रहा हूँ और जो पूरे आजीवन उसे हटा ना सके, उसको तो हम परिवारवाद कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत के लोकतंत्र में जनता हर 5 वर्ष पर आपकी परीक्षा लेगी, और आप परीक्षा पास करते हो तो आप विरासत को आगे बढ़ाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे।
तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के परिवार के लोग जो है राजनीति में हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता है, उनको परिवारवाद से नहीं जोड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो ये तो केवल बदनाम करने के नज़रिए से है। अभी आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं है, तो क्या लगता है माता प्रसाद पांडे उतने आक्रामक क्या नहीं है जितने अखिलेश यादव बतौर नेता विपक्ष दिखाई देते थे? देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इंटेलेक्चुअल और एनर्जेटिक लीडरशिप है, और पॉपुलरिटी के माने में पर्सनल पॉपुलरिटी के मामले अगर देखें तो मुझे लगता है कि शायद देश में सबसे नंबर 1 पर होंगे। भले ही आप देश के किसी नेता के बारे में उसे सडन किसी जनपद में आप घुमा दीजिए, सडन अभी 1 घंटे में केवल प्रोटोकॉल जारी कर दीजिए कि यहाँ पर फला कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र के या जो है वो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं या फला मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, और कितना क्राउड इकट्ठा होता है, वहीं पर श्री अखिलेश यादव जी का प्रोटोकॉल 1 घंटे के लिए जारी करा दी फला जनपद में जा रहे हैं। लेकिन देखिए, क्राउड इकट्ठा होने से वर्मा जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर क्राउड इकट्ठा होने से प्रभाव पड़ता तो फिर सपा तो चुनाव हारती नहीं, अखिलेश जी कभी चुनाव नहीं हारते। वो हारने के पीछे के कारण अलग हैं। मैंने कहा पॉपुलरिटी एक्सेप्टेंस जो है वो नो डाउट नंबर 1 पर है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो कंटेस्ट होता है उसमें जो हमारी हार जो विधानसभा में हुई, उसके पीछे कारण ये रहा कि जो दूसरा सेक्शन था वो हमसे कहीं न कहीं छूट गया। जैसे हमारे जो मुद्दे थे, हमारे मुद्दों को हमने लोकतंत्र और संविधान आरक्षण के मुद्दे को शुरू से उठाया, जातिवाद जनगणना को सही ढंग से उठाया था, लेकिन वो धरातल पर हमारी जो बाकी की जो लीडरशिप थी और बहुत सारे हमारे प्रत्याशी भी उसको ना ले जा सके, और जो हमारे अभी समाजवादी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बट जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता है उसकी कमी है। तो अभी अगर आप सपा में कोई बड़ा बदलाव करना चाहें तो क्या बदलाव करेंगे वर्मा जी? अब केवल देखिए, अब तो जो हमारा पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के हमारी कोशिश होगी कि जो अन्य पिछड़ा है, अन्य पिछड़ा है और अनुसूचित समाज है, उसको राजनीति की मुख्य धारा में सबसे पहले लाएं। और ये कोशिश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी चल रही है और हम सब लोगों का मानना भी है, और यही वोट भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गया था। जो अन्य पिछड़ा अदर जैसे जो पॉलिटिकली एक्टिव जो जातियां हैं बैकवर्ड में, वो कुर्मी है, यादव है और मौर्य है, इसके बाद जितनी जातियां हैं वो ज़्यादातर इनर्ट वोट के रूप में काम आती हैं, फ्लोटिंग वोट हैं कि एक कोई मैजिक हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो वो जादूगरों वाली पार्टी है ना, तो वो कोई न कोई चोला, कोई न कोई मुखौटा लगा करके वो जैसे आई, तो वो फ्लोटिंग वोट जो अन्य बैकवर्ड का और एससी में भी बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहती हैं अदर देन चमार, तो वो सब जो है इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की ताकत बना दी थी। और हमारी कोशिश है कि अब हम उनको पार्टी की और राजनीति की मुख्य धारा में आगे लाएंगे, और जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं ये उनको स्पेस देंगे। तो ये बदलाव इसीलिए हम पीडीए की चर्चा करते हैं, पीडीए की चौपाल लगाते हैं और पीडीए को टिकट देने की बात करते हैं। कमियां रही जिसकी वजह से पिछले चुनाव में हमारे कमियां रही समाजवादी पार्टी में, आपने बात कही तो, लेकिन ये बात सपा बार बार कहती है कि ईवीएम में धांधली हो गई, सरकार ने हर तरीके से देखिए नो डाउट, जैसे बहुत सारी जगहों पर ये प्रमाण मिले हैं जहां पर प्रमाण मिला कि ईवीएम में धांधली कराई गई, ईवीएम बदली गई, ईवीएम हटाई गई, ईवीएम को खराब किया गया। एक रीजन हो सकता है, या तो ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से या तो अपनी किसी कमी की नहीं, दोनों चीजें। ईवीएम की गड़बड़ी, देखिए आप कुछ जगहों पर ईवीएम खराब कर दो, कुछ जगहों पर जो वोटर्स हैं, जो जहां पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, उनके वोटिंग परसेंटेज को गिरा दो। गिराने का सेंस कि आप 2 बार पुलिसिंग करा दो, बूथ पर भीड़ लगी और उसके बाद 2 बार आप लाठियां चार्ज करवा करके भीड़ को उनके गांव में घरों में भेज दो, तो वापस लौट करके आने वाले मतदाताओं की दादा आधी से कम हो जाएगी, तो नहीं आएगी। तो ये तो चुनाव की एक प्लानिंग होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की प्लानिंग अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। कुछ जगहों पर आप ईवीएम खराब कर
दो, कुछ जगहों पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाटी वोटर हैं उनको डिस्टर्ब कर दो कि वोटिंग ना करने पाए। तो ज्यादा रीजन क्या रहा वर्मा जी? ये और जो आपने तीसरा reason रीजन बताया- हमारी पार्टी के कैंडिडेट और नेताओं का भी रहा कि वो सही ढंग से उसको समझना पाए कि हमें जा करके कहाँ काम करना है। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को नहीं समझ पाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर जो छोटे छोटे वर्कर और कर्मचारी को इकट्ठा किया और उनको उनके सुनहरे सपने दिखाए। जैसे राज्य आजीविका मिशन से काम करने वाली जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, और उनको उन्होंने लुभावने सपने दिखाए और मोदी जी के कार्यक्रम में एक एक साड़ियाँ दे करके पहना करके आप सब लोगों ने कवर किया, उनकी रैलियों में ले गए। तो वो चूँकि वो एक ऐसे समाज की महिलाएं हैं जो जहाँ पर रहती हैं उस गांव में उनको पहले बहुत रेस्पेक्ट नहीं मिलता था, क्योंकि वो गरीब घर के हैं। और गांव में भी जो थोड़ा सा अमीर है वो गरीब को उस नज़रिए से नहीं देखता है, जिसका हस्बैंड या तो बाहर कहीं कमा रहा है या कमाता नहीं है, कम पैसे वाला है, घर पर बैठा रहता है। अब महिला ही एक्टिव हो गई। जब महिला एक्टिव हो गई वो अपने घर से निकल करके ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक जाने लगी और एक समूह की महिलाओं के साथ, तो वो 10 परिवार की नेता बन गई। और 10 परिवार की नेता बन गई कि हर एक बस्ती में होगी। तो हर एक बस्ती में अगर वो 10 परिवार अपने आप से अपने तरीके से अगर मोटिवेट कर ले रही, तो ये बहुत इसको रूट लेवल की तैयारी बोलते हैं। तो ये रूट लेवल की तैयारी क्या सपा में नहीं है? नहीं, अब हम सब लोगों ने देखिए, जब कोई घटना घटित होती है तो व्यक्ति उसकी एनालिसिस करता है, उसे सीखता है। घटित होना यानी तो हाँ, तो जब हम हारे तो हम अपने हार के कारणों की भी हम समीक्षा करते हैं। मैं पर्सनल ये पार्टी के अनुभव से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। इसको हमने पार्टी में शेयर भी किया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हम जो है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई। जैसे अच्छा, अभी अगर आप समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहे, अब मैं पूछूंगी अखिलेश यादव को अगर आप कोई सुझाव देना चाहे तो क्या सुझाव देंगे? चलिए छोड़िए। नहीं, हम लोग इस बात पर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं इस चीज को महसूस किया, इसीलिए तो अब पीडीए की बात करें। नहीं, हम हमारे जैसे बहुत सारे पार्टी में वर्कर हैं जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, और हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब भी जो है लोगों को बुलाते हैं तो पूछते भी रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, कैसे अब ऐसे करना है, अब ये करना है। तो चल रहा है। हम 2027 के लिए बिल्कुल अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं अभी से 2027 में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। क्या बात है, मैं ये सुनाऊंगी आप एकदम 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अच्छा, आप प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक हैं वर्मा जी। हमने सुना है कि राजा भैया बहुत बाहुबली टाइप के नेता है, ऐसा है क्या? देखिए, प्रतापगढ़ राज्य रजवाड़ों का जनपद है, और लेकिन मैं तो बहुत बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के आम पब्लिक के बीच में भी मैं कहता हूँ कि प्रतापगढ़ जहाँ एक तरफ बड़े बड़े राज्य रजवाड़ों का जनपद है, वहीं पर बड़े पैमाने पर गरीबों का भी जनपद है, गरीब भी रहता है। क्योंकि यह प्रकृति का स्वभाव है कि जहाँ पर कोई चीज़ बहुत बड़ी होगी तो उसके सामने छोटी भी चीज़ें होगी। तो वो एक विरासत उनके पास थी, और बाकी जो है विरासत में जब व्यक्ति विरासत को लेकर के आगे बढ़ता है तो जो छोटी चीज़ें होती हैं तो एक परसेप्शन तैयार करती हैं। क्योंकि जो पहले का जो दौर था उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं होती थी, लोगों के बीच में मिलना जुलना नहीं होता था, एक डिस्टेंस होता था। लेकिन जैसे जैसे दौर बदलता गया, शुरुआती उनके राजनीति के समय में जब 91 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी है, तो उस समय सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं थी। आज तो है कि कार्यकर्ता अगर अपने नेता के साथ सेल्फी ना ले पाए तो वो पीछे जा कर के गाली देने लगेगा, है ना। तो वो जो दूरी होती थी वो अपने आप मिट गई। जिस दिन उसने सेल्फी ले लिया तो कहेगा नहीं, अब तो विधायक जी तो बहुत सरल हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, सुलभ हैं, तो कनेक्टिविटी हाँ कनेक्टिविटी हो जाती है। बाकी जो है मेरा मानना है कि जो परसेप्शन बनता है किसी के बारे में, तो हो सकता है किसी घटना को लेकर के, किसी बात को लेकर के लोगों ने परसेप्शन बनाया होगा, लेकिन जो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें जनपद प्रतापगढ़ में कोई इस तरीके की अब बातें नहीं रह गई है। अब कोई बाहुबली नेता नहीं है। अब वहाँ पर कोई बाहुबली नेता नहीं है। जनपद प्रतापगढ़ में 3 कुर्मी विधायक हैं
अगर बाहुबली लोग ही चुनाव जीतते तो 3 कुर्मी विधायक तीनों ग्रामीण परिवेश के और सामान्य परिवार के तीनों विधायक कैसे जीत करके हम सुने कि 2024 में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी की मदद की थी, सही सुने हैं क्या? 2024 में नो डाउट उन्होंने मदद किया। अच्छा, और थोड़ा बताइए इसके बारे में। 2024 में जो प्रत्याशी ने स्वयं कहा, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिलने गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम मदद करेंगे। और वहीं पर जो है जो कौशाम्बी के प्रत्याशी थे, हमारे सदन के वरिष्ठ साथी इंद्रजीत सरोज जी के जो बेटे लड़ रहे थे, पुष्पेंद्र सरोज जी ने उनसे समर्थन मांगा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के भी जो है निवर्तमान सांसद सोनकर जी, उन्होंने भी जो है सहयोग मांगा था, लेकिन उनको सहयोग उन्होंने नहीं दिया था। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने हाँ किया था, सहयोग किया था। तो जो बात तो सही है उसको स्वीकारने में कोई गरज नहीं है। अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप तो साथ में पार्टी में रहे हैं। दोनों में से सबसे समझदार नेता आपको कौन लगता है? दोनों लोग एक जैसे हैं। अच्छा, इसका मुखौटे अलग होते हैं। अनुप्रिया पटेल जी शुद्ध रूप से पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकल पर्सन को किसी चीज़ की डिलीवरी कैसे करना है उन्हें पता है। और जो दूसरे जो आशीष जी हैं वो नॉन पॉलिटिकल नेचर के हैं और उसी चीज़ की डिलीवरी वो नॉन पॉलिटिकल ढंग से करते हैं। ये फ़र्क है, लेकिन सोच दोनों लोगों की एक है। अच्छा, आप तो भाजपा गठबंधन के साथ रह चुके हैं विधायक, और आप समाजवादी पार्टी के साथ भी आप विधायक हैं रानीगंज से। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा के गठबंधन वाले विधायक में और समाजवादी पार्टी के विधायक रहने के बाद क्या अंतर महसूस किया? क्या चीज़ समाजवादी पार्टी में है जो भाजपा में के साथ गठबंधन में नहीं थी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मैं रहा जरूर हूँ, मेरे साथ सबसे बड़ी जो समस्या थी कि ना मैं अपना दल के साथ रह पाया, ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ। और पूरे 5 साल क्यों नहीं रह पाया? आप तो दो बार मैं एक बार मैंने कहा ना कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट हुआ, एक कार्यकाल में अपना दल के साथ रहा, दूसरे कार्य तब मैं चूंकि हमारे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी होती थी, तो जो मेरा दूसरा कार्यकाल रहा वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है, जो रह करके भी नहीं ये मैं था दूसरे। इसलिए कि मेरी अपना दल से नाराजगी हो गई थी और तो अपना दल के मंच पर जाना छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपना अकेले रह करके मैंने काम किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मुझे बार बार ऑफर दिया, बुलाया, तो कैसे मना किया आपने कि नहीं विचारधारा अलग है, नहीं हटो? नहीं, मैंने कहा कि अभी मैं ऐसा कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विचार तो सच है कि चलता रहता है। भविष्य में कभी विचार बन सकता है? नहीं, अभी तो नहीं लगता। अभी नहीं, लेकिन कभी भविष्य में कभी अभी ऐसा कुछ नहीं आया, तो अभी कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं है ऐसा। अपर्णा यादव भाजपा में चली गई, क्या लगता है उन्हें वापस आना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनकी जो समझ, राजनीतिक समझ और विचारधारा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मैच करती है। अच्छा। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। बाकी इसके अलावा मैं और कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। उनकी सोच, राजनीतिक समझ वो भारतीय जनता पार्टी से टैली करती है। अपर्णा यादव की आप मिले हैं अपर्णा जी से? एक आध बार। अच्छा, शिवपाल जी के लिए कहा जाता है कि उनको कोई बड़ा पद समाजवादी पार्टी में मिलना चाहिए था, अभी तक ऐसा कोई बड़ा पद शिवपाल यादव जी को नहीं मिला है। आपको क्या लगता है कि बतौर नेता अगर शिवपाल यादव जी के लिए कोई पोस्ट होती तो सपा में क्या पोस्ट होती? देखिए, फिर ये समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और बहुत सीनियर मेंबर हैं, और फिर हम वो चूँकि परिवार के भी एक तरीके से मुखिया हैं और पार्टी में भी सीनियर मोस्ट हैं और पार्टी उनका बराबर सम्मान करती है। और नेता प्रतिपक्ष की जगह पर हमेशा जो है, जैसे इस बार भी जो है जो दायित्व है, जो भाषण है वो उन्हें ही करना था, तो मुखिया की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन फिर बार बार वही, चूँकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में जो है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में
फिर भारतीय जनता पार्टी वही आरोप लगाया कि देखिए वहाँ भी यादव बैठा रखा है, यहाँ भी यादव बैठा रखे, यहाँ भी चाचा को बैठा रखे। तो एक गलत और भ्रामक चीज़ें समाज के बीच में फैलाते। इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया कि जो है हम अपने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को, जो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ जिन्होंने काम किया और जिनका बड़ा अनुभव है, उनको दायित्व दिया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा चल रहा है। उम्र है लेकिन हमारी पार्टी एनर्जेटिक है, हमारी पार्टी के नेता एनर्जेटिक हैं। उनकी उम्र का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे उनकी उम्र ज़्यादा है, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, आक्रामक कम हो पाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में आक्रामक नेताओं की भी कमी नहीं है, इसलिए वो कमी नहीं करती। कुंभ में जो हुआ, सरकार ने लाशें छिपा ली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको धार्मिक आयोजन के बजाय एक इवेंट बनाया और अपनी पार्टी, अपनी सरकार के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। अगर वो धार्मिक आयोजन होता तो पहला मैंने सवाल कई बार मैं कर चुका हूँ, विधानसभा में मैं कह चुका हूँ कि आपने हर जगह उसमें होर्डिंग, पोस्टर और चलचित्र के जरिए आपने पार्टी के कुछ नेताओं की फोटो, देखिए प्रचार प्रसार तो करेंगे, अगर वो अपनी सरकार में कर रहे हैं, वो हिंदू की बात करते हैं तो करेंगे ना प्रचार। मेरी बात आ जाए, आगे मेरी बात आ जाए। वो एक धार्मिक आयोजन था, आप धर्म की बात कर रहे हैं। क्या वहाँ पर महाकुंभ के महात्म्य के वर्णन करने वाली तस्वीरें, सूक्तियाँ, संदेश का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए था? क्या भारतीय आध्यात्म की गौरवगाथा के चलचित्र, उसके संदेश वहाँ पर नहीं लिखे जाने चाहिए थे? पूरे महाकुंभ क्षेत्र में देख लें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर केवल शौचालय कितना बना, नीतियाँ क्या रही, ये महाकुंभ की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, जो वीवीआईपी कल्चर जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, आप वीवीआईपी कल्चर के बहुत सारे आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी कि जितना नेताओं के वीवीआईपीज़ थे उससे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के वीवीआईपीज़ थे, और पूरा का पूरा कुंभ प्रशासन उनके पीछे लेकर के उनको दिन भर भागता रहता था। तो जो ध्यान सही प्रबंधन पर होना चाहिए था, इनपुट आउटपुट पर नज़र होना चाहिए था कि चारों तरफ से हमारा कितना क्राउड आ रहा है और उस ट्रेन को हम किस रास्ते से बाहर निकाल पा रहे हैं, तो इनपुट कितना हुआ है और 24 आवर में आउटपुट कितना हुआ है, ये जो नज़र रखना चाहिए। जो हमारे सीसीटीवी कैमरे थे, ड्रोन कैमरे थे, उससे जो एनालिसिस होना चाहिए वो ना करके सब केवल, अरे वो तो गायब हो गए, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे गायब हो गए, तो उस पर पता ही नहीं चला कितनी लाशें। 30 सरकार कह रही है, आप मानते हैं 30 ही हैं? नहीं, मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कई फ़ोन आए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बाई नेम, पते के साथ मैंने पत्र भी लिखा कि मेरे पास फला फ़ोन नंबर से फला व्यक्ति का ये फ़ोन आया और उनकी माताजी के डेड बॉडी उन्हें मिली, और लेकिन उनका नाम इस सूची में नहीं है, उनको किसी तरीके का मुआवजा नहीं मिला है, और कृपया इनका नाम सम्मिलित कर लिया जाए। और एक प्रयागराज के थे, बिहार के थे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई। दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप विधायक प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन आपका निवास महाकुंभ क्षेत्र शहर उत्तरी विधानसभा, जाज टाउन, दरभंगा कॉलोनी है। हाँ, तो जो जानकारियां आपको मेडिकल कॉलेज के पास बताइएगा दर्शकों जी। जो जानकारी ये है कि जब भगदड़ हुई वहाँ पर अधिकारियों ने केवल संगम नोज की घटना को स्वीकार किया, और वो एक जगह की बॉडी जो आई पहले सेंट्रल हॉस्पिटल में, मेरा एक नॉन मेडिकल अफसर था, मेरी सुबह बात हुई तो उसने बताया कि संख्या तो इतनी ज़्यादा थी कि हम सब लोग घबरा गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि क्या करें। उच्चाधिकारियों को सूचित किया तो है, बोलो बताते हैं, अभी बताते हैं, डिस्क्लोज मत करना, ये रखो वो रखो। फिर उन्होंने रास्ता बताया तो 58 बॉडी तो उधर गई, मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में गई, बाकी और कहाँ से गई। लोग 3-4 दिनों तक उसी मेडिकल कैंपस में हम कुछ डॉक्टर वहाँ पर सुबह एक्सरसाइज, वॉक और बैडमिंटन खेलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर डेली सुबह
जैसे भोले भटके की तरह बेचारे आ करके भटकते वो अपनी बॉडी को खोजने आते, तो 3-4 दिनों तक तो बॉडी आती रही, बारी बारी से बॉडी आती रही, और जिसको बॉडी मिलती वो चुपचाप लेकर के चला जाता, क्योंकि बाहर के लोग थे, स्थानीय लोग नहीं थे कि वो शोर शराबा करते, वो कुछ करते, हमें डेथ सर्टिफिकेट दो, हमें ये दो। योगी जी तो ये बात कहते हैं कि वो गिद्ध ये हैं और पीएम सुअर क्यों हैं, नहीं कराया? ऐसा कह रहे हैं जो लोग लाशों को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखिए इंसान नहीं है, वो गिद्ध हैं। इस तरीके की बात करना, हम इस सृष्टि के जिम्मेदार मुखिया हैं, इस पूरी सृष्टि के जिम्मेदार मुखिया हैं। हाँ, हम अगर इस सृष्टि के जिम्मेदार मुखिया हैं तो हमें लाश भी देखना होगा, हमें गिद्ध भी देखना होगा, हमें गंदगी भी देखना होगा, हमें अपने श्रद्धा का सम्मान भी करना होगा, हमें अपने श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी करना होगा। तो इस तरीके का कमेंट करना ये ठीक बात नहीं। अगर हम ये सवाल करें कि गिद्ध को लाश दिखती है, तो वो लाशें कौन खा गया? वो लाशें कौन खा गया जिसको वहाँ के सोशल मीडिया ने, वहाँ के श्रद्धालुओं ने विभिन्न तरह के वीडियो के माध्यम से जो इतनी सारी लाशें जो दिखी, उन लाशों को कौन खा गया? वो गिद्ध कौन है? नहीं, ट्वीट किया प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, सबने ट्वीट भी तो किया। ये तो मानने को तैयार नहीं है। इस तरीके की बात। अब गंदगी पर सवाल कर रहे थे, अभी एक दिन पहले ही जाकर के वहाँ से गंदगी उठा रहे हो। एक दिन पहले स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ से गंदगी उठा रहे हैं, और एक दिन पहले ही वो कह रहे हैं कि ये तो आलोचना करने वाले लोग हैं, महाकुंभ के विरोधी लोग हैं, और इनको गंदगी दिखती है। तो आपको अगले दिन गंदगी कैसे दिख गई? आपको फोटो खिंचवाने की जरूरत क्या थी? आपको तो उन सफाई कर्मियों ने जिन्होंने इतना रात दिन परिश्रम किया, उनको कुछ तोहफा देते, उनको परमानेंट उनकी नियुक्तियां कर देते। ये काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए, सफाई कर्मियों का पैर धो करके गए, क्या मिला? उनके जीवन में क्या बदलाव आया? भाजपा की बात छोड़ते हैं, अभी थोड़ी आपकी बात और कर लेते हैं। आपके पास तो बहुत लंबा अनुभव है वर्मा जी, आपने तो इतनी बार विधायकी जीती, अपने दम पर आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप तमाम पार्टियों को देख चुके हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2027 का चुनाव जो आने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो सपा को फायदा होगा, या फिर अकेले लड़ने में फायदा होगा? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अपने दम पर कोई भी सीट जीत सके। आज की स्थिति में लीडिंग पार्टी केवल और केवल समाजवादी पार्टी है। हाँ, हम अपने छोटे मोटे वोट के बिखराव को रोकना हमारा दायित्व भी है, और हम उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन के हमारी पार्टी नायक है, हमारी पार्टी नायक है, हमारी पार्टी के नेता नायक हैं। तो हमारी कोशिश है कि छोटा वोट भी ना हमसे अलग हो पावे, और जो इंडिया गठबंधन की शकल देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विभिन्न प्रदेशों का दौरा किया, बड़े बड़े नेताओं को इंडिया गठबंधन से जोड़ने का काम किया, तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और हमारी कोशिश है कि विपक्ष के वोटरों में कोई बिखराव ना हो, और इस संकल्प के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना ग्राफ बढ़ा रहे हैं, हम अपनी स्वीकार्यता को जनता के बीच में बढ़ाने के लिए अपने मुद्दों पर कायम हैं। जो मुद्दे हमारे उनके बीच तक सही ढंग से नहीं जा पाए थे, हम उनको ले जाने के लिए पीढ़ी चौपाल भी लगा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़े संदेश मिले, ऐसा उसके बाद सवाल उठने लगे कि अब 2027 के चुनाव में क्या सपा कांग्रेस साथ लड़ेगी? देखिए, अभी तक जो इंडिया गठबंधन की स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ है, जो 2024 में थी जी, वही आज भी है। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लीडर है। अगर कांग्रेस और बहन जी साथ लड़ते हैं 2027 के चुनाव में, तो क्या सपा को नुकसान होगा? देखिए, बहन मायावती जी का सम्मान है, और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान रहा, उनका नाम लेना चाहिए, माननीय कांसी राम जी का। और उनके गुजरने के बाद जो सामाजिक न्याय की बात बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो उठती थी, जो संघर्ष जमीन पर होता था, वो नदारद हो गया। तो मुझे लगता है कि आज उन वोटरों में बड़ी हताशा और निराशा है,
और वो वोटर आज समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और हमारी कोशिश है वो हम उन्हें साथ लेकर के चलें। अब उनमें बहुजन समाज पार्टी के प्रति कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि आप लंबे अरसे से देख रहे होंगे कि बहन मायावती जी, अगर आप अपने वर्कर्स के बीच में, अपने समर्थक के बीच में या मुद्दों को लेकर के सड़क पर नहीं जा रहे लेकिन हैं, चंद्रशेखर तो आजाद उसके हैं पीछे सड़क पर। हाँ, नो डाउट चंद्रशेखर आज़ाद सड़क पर हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की भी अपनी एक सीमाएं हैं। अपने संघर्ष से अपना एक रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, तो कांग्रेस को कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का जो दौर आ गया है, चुनाव बाइपोलर हो चुका है। हाँ। चुनाव बाइपोलर हो गया है, ना कांग्रेस को उससे फायदा मिलने वाला है, ना बहुजन समाज पार्टी को। फिर केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के सामने लीड करेगी, जो ना चाहते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी को वोट देगा। चंद्रशेखर आजाद और बहन जी में आपको क्या लगता है कि कौन दलितों का बड़ा नेता आज की तारीख में दिख रहा है आपको? देखिए, पद प्रतिष्ठा बहन मायावती जी में बड़ी रही है, और आज की जमीनी बात बताइए, आप तो जमीनी नेता। अब तो देखिए, नो डाउट कि जो यंग्स, जो बहुजन पहले जिसको हम कहते थे बसपाई यंग वर्कर, जिसको हम कहते थे, वो आज के दौर में चंद्रशेखर के साथ हैं और चंद्रशेखर के साथ दिखते हैं। और जब बहन मायावती जी बाहर निकलती नहीं है तो कार्यकर्ता उनका कहाँ जाएगा? तो चंद्रशेखर आजाद का साथ समाजवादी पार्टी क्यों नहीं देती है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने पिछली बार बातें बनी थी और बढ़ी थी, लेकिन वो जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में, चूँकि राजनीति में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है और बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमें कई पार्टियों का साथ लेना है, कई सीटों का हमें बंटवारा करना है, सबके अलग अलग इशू रहते हैं, तो सबके निस्तारण के बाद फाइनल होता है, तब तक इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि उस समय जब बात हुई थी तो मेरी जानकारी में थी, और चंद्रशेखर जी से भी मेरी मुलाकात जिस दिन हुई थी उसके एक दिन बाद उन्होंने मुलाकात भी करी थी। अच्छा। सब कुछ पॉजिटिव हुआ था, लेकिन आनंद फानंद में जैसे कि तुरंत ही सब कुछ हो जाए, इस चक्कर में उन्होंने फिर निकल करके जल्दी में जो बयान उनका आ गया, तो वो थोड़ा सा असहज कर दिया। नहीं तो मुझे लगता है कि 2022 में चंद्रशेखर साथ होते, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बुला करके मुलाकात करी और जोड़ने की कोशिश करी, तो समाजवादी पार्टी ने तो बाहें फैला करके बुलाया था। वो भी तो भैया भैया बोलते थे। हाँ, उसमें कोई, लेकिन साथ आए नहीं। हो सकता है 27 के लिए आ जाए। ओहो, ये बड़ी घोषणा समझो इसको। नहीं, ये देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। हम कम से कम 350 सीट लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 50 सीटों में कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की नियति रखता है जी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाए रखने, अक्षुण्ण रखने की नियत रखता है, जो सामाजिक न्याय को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ता है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो फिर इसमें इंडिया गठबंधन कहाँ है? इंडिया गठबंधन कह नहीं रहे 50 सीटों में। नहीं, इंडिया गठबंधन 50 सीटों में। अब मैंने क्या कहा कि आप बताएं कि अगर 2024 में समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती तो क्या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतता? इसके पहले के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायक, कांग्रेस 2 सीट जीती केवल। तो आप फिर अकेले लड़ोगे तो हो सकता है कहीं एक ना हो जाए, तो अगर हमारे साथ लड़ोगे तो 5-10 हो सकती है, तो 1 से आप 10 भला ना। आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपको 10 दे रहे हैं जी। अकेले रहोगे तो हो सकता है 1 पर चले जाओ, तो फायदा तो कांग्रेस का है। लेकिन दिल्ली में बहुत नुकसान करा दिया कांग्रेस। अब वो कहावत याद आ गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। जी, हो गया ऐसा। अगर वो वोटों का बिखराव नहीं होता तो उसमें 1% और वोट जो कंफ्यूज्ड रहा, जो बीजेपी के पास चला गया, 1% और कांग्रेस के साथ साथ 1% वोट और बढ़ता और वहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार बन जाती। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों में ज्यादा राजनीतिक कौशल किसके पास है, आपको क्या लगता है? देखिए,
इस पर तो मेरा जो है मानना है कि शिवपाल जी उम्र में बहुत सीनियर हैं और परिवार के नाते, चाचा के नाते भी बहुत बड़े हैं, उनका सम्मान है। आज के दौर में जो लीडरशिप के जो गुण हैं वो माननीय श्री अखिलेश जी में, जो हमने कहा कि एनर्जेटिक होना चाहिए आज के दौर में। कोई हम ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई बहुत सीनियर लीडर भी हमारे साथ किसी आम पब्लिक के बीच में गया है तो लोग सेल्फी लेने के लिए मेरे पीछे पीछे भागेंगे और उसको इग्नोर करते हैं। तो एनर्जेटिक होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए और पॉपुलैरिटी होना चाहिए, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी में है। और शिवपाल यादव जी अब देखिए, अब नहीं नो ये नहीं कह सकते। उनका सम्मान है, उनके अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ले रहे हैं। उनकी सलाह, उनका अनुभव पार्टी के काम आ रहा है। अच्छा, डिम्पल यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों में सबसे सुलझा हुआ नेता कौन है? मेरा बहुत ज़्यादा सानिध्य माननीय सांसद डिम्पल जी से नहीं रहा है, क्योंकि मैं पार्टी में बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। मैं तो सीधे आकर के चुनाव लड़ा, इसलिए मैंने बताया कि जब माननीय श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब से मेरा मिलना जुलना होता था। उसके पहले कभी श्रद्धेय नेताजी से भी मिलना जुलना राजनीतिक रूप से हो जाता था, लेकिन बाकी माननीय सांसद डिम्पल जी से मेरा मिलना जुलना नहीं होता। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, आपने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन अब वर्मा जी, आपसे मैं कुछ शब्द बोलूंगी, कुछ नाम लूंगी, आपको एक एक शब्द में जवाब देना है और जल्दी जल्दी देना है। अच्छा, एक शब्द में? एक ही शब्द में जवाब देना है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। शिवपाल यादव, अनुभवी नेता। मायावती, आज के दौर की बाहर की नेता। चंद्रशेखर, एक संघर्षशील साथी। माता प्रसाद पांडे, एक अनुभवी नेता। योगी आदित्यनाथ, परशुराम के शिष्य के रूप में उनकी पहचान योगी आदित्यनाथ की। अनुप्रिया पटेल, डॉक्टर सोनीलाल की विरासत को लड़ने वाली नेता। आशीष पटेल, विरासत की संपत्ति। आदित्य यादव, आदित्य यादव भी एक संघर्षशील। नरेंद्र मोदी, बेस्ट पॉलिटिकल एक्टर। डिम्पल यादव, बेस्ट एमपी। धर्मेंद्र यादव, बेस्ट एमपी। राम गोपाल यादव, बेस्ट लीडर। राजा भैया, मैच्योर लीडर। 2027 विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी जीतेगी। 2024 लोकसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, एक विजनरी पार्टी। प्रतापगढ़, एक एनर्जेटिक डिस्ट्रिक्ट। जगन्नाथ वर्मा, माय फादर। राकेश वर्मा, आई एम सेल्फ। प्रज्ञा मिश्रा, एनर्जेटिक, ऑनेस्ट और इस पत्रकारिता की नई उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आर के वर्मा जी आपसे बात करके। तो हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बढ़िया बातचीत हमारी आर के वर्मा जी से हो गई। हम फिर मिलेंगे किसी नए राजनीतिक व्यक्ति से। नमस्कार, जय हिंद।